पीछे से आचार्य शिक्षक बैठे थे, बहुत अच्छा, प्रयास करो, बहुत खूब। वो दिन मुझे आज फिर स्मरण हो रहा कि आप बोल रहे थे और आपके शिक्षक आचार्य कह रहे थे, नहीं बहुत सुंदर। क्योंकि विवेकानंद के लिए भी रामकृष्ण परमहंस ही खड़े हुए थे। जो कुछ आज विवेकानंद को हम जानते हैं वो रामकृष्ण परमहंस की अभिव्यक्ति है, मां शारदा की अभिव्यक्ति है। बिना गुरु के कुछ नहीं होने वाला है, तिनका भी नहीं डोल सकता है। ये परम सौभाग्य है कि आप लोगों के लिए गुरु मंच पर बैठे हैं, आपको तराश रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। विवेकानंद जयंती सार्थक हो गई है। कहने के लिए बहुत कुछ है। विवेकानंद ने केवल धर्म के विषय में नहीं, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें उनकी गहरी रुचि नहीं रहो, ना अभिव्यक्ति नहीं हो। कहां से शुरू किया जाए, मुझे समझ में नहीं आता है, कहां से बोला जाए, लेकिन प्रयास तो होता ही है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 में उस वर्ष को जो है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था। तभी भारत सरकार ने तय कर लिया था कि 12 जनवरी को 1984 से ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाएंगे। थोड़ी उस समय चूक हो गई थी कि उस समय मकर संक्रांति थी, जिस समय स्वामी जी का जन्म हुआ था, और उस समय 12 जनवरी थी, यानी 1863 को मकर संक्रांति और तारीख 12 जनवरी थी। परंतु हमने मकर संक्रांति को छोड़ दिया, 12 जनवरी को अंग्रेजी की तारीख को पकड़ लिया। बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ऐसे युवा तत्व को आज यहां स्मरण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। उस समय बहुत कम है आपके अंदर भी कि कब छूटे कब चले। मंच पर भी बैठे हैं और बार बार आप कह रहे हैं मैं मुख्य अतिथि हूं, ऐसा नहीं है। हम भी कभी इन्हीं के साथ, और भविष्य नहीं जानता है कि कब क्या होगा। हाँ, एक चीज है कि अतिथि यानी कि जिसकी कोई तिथि न हो, वो मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे आने जाने की कोई तिथि नहीं, न रही न रहेगी। इस मामले में मैं अतिथि हूं, लेकिन मुख्य तो नहीं। कब आया, कौन सी तिथि थी, कब, जो आज बना रहे हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती। जैसा कि विषय भी आपने रखा है कि वर्तमान समय में तो विवेकानंद के शैक्षिक विचार की प्रासंगिकता क्या है। शैक्षिक विचार सिर्फ आपने एक अंश को पकड़ा है। आप इतना जानिए कि स्वामी जी का कोई भी विचार पुरातन हुआ ही नहीं। सारे के सारे विचार प्रासंगिक हैं, सारे के सारे विचार, केवल शैक्षिक नहीं, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, और उनकी भविष्यवाणियां वो सत्य हुई हैं। 3 उन्होंने किया था, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। 3 उन्होंने भविष्यवाणी किया था, और उस परिवेश में किया था 1890 के दशक में, जब वैसी पृष्ठभूमि तक नहीं थी। और 3 भविष्यवाणियों में 2 भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं, और एक को होना है, और उस होने के लिए ही आप हुए हैं। जब आप हंसते हैं तो लगता है कि भारत पूरा हंस रहा है। हम देख रहे थे, आप देख रहे तो लग रहा है कि पूरा भारत देख रहा है। आप खिलखिला रहे तो मुझे खुशी हो रहा है कि एक समय था कि गुलामी के जंजीर में हम जकड़े हुए थे। तो वो 2 भविष्यवाणियां स्वामी जी की सत्य हो चुकी थी। मैं बता दूं कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं और कौन होनी है और कौन किसको आपको करना है। 1890 में उन्होंने 3 भविष्यवाणी की। पहला भविष्यवाणी कि भारत और काल्पनिक परिस्थितियों के बीच आगामी 50 वर्षों में स्वतंत्र हो जाएगा। अब 1890 और 1947 एकदम ऐतिहासिक प्रमाणिक बातें हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, कोई यहां कपोल कल्पित शब्दों की बात नहीं है। 1890 और 1947 और 1890 का सामाजिक 93 में शिकागो जाना,
बुलंद करना, गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए यहाँ इतनी स्वतंत्रता, उसके बाद भी अभिव्यक्ति हमारी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा था आगामी 50 वर्षों में भारत स्वतंत्र हो जाएगा, अकल्पनीय स्थितियों में, जबकि उस समय ब्रिटिश की सरकार थी। कुछ भारत के लोग की मन मस्तिष्क बन गया था कि अंग्रेजों की सरकार सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ सरकार है, न्याय है, समानता है, ईमानदारी है। उनके मन उसी के अनुकूल हो गए थे, वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन स्वामी जी ने घोषणा की कि हम 50 साल में स्वतंत्र हो जाएंगे। 1947 में स्वतंत्र हो गए। कहां 1890 की पृष्ठभूमि सामाजिक दूसरी भविष्यवाणी वो विश्व के संदर्भ में थी, क्योंकि स्वामी जी विश्वद्रष्टा थे, युग पुरुष थे। वो पूरे विश्व को देखकर चलते थे, क्योंकि भारत से ही नारा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व की भी चिंता थी, सिर्फ भारत की चिंता नहीं थी, वो पाश्चात्य की भी उनकी चिंता थी। तो उन्होंने कहा था कि रूस में जबरदस्त श्रमिक क्रांति होगी। अब ये 1890 का भविष्यवाणी और 1917 में जाके जबरदस्त रूस में श्रमिक क्रांति हुई। जब उन्होंने भविष्यवाणी किया तो उस समय श्रमिकों के प्रवक्ता मार्क्स कहा, अरे क्या मजाक है, रूस तो कृषि प्रधान देश है। जर्मनी में बात करते तो गलती, क्योंकि वहां ट्रेड यूनियन है, श्रमिकों का संगठन है। रूस में केवल किसान थे। लेकिन 1917 में किसानों का आंदोलन, जब श्रमिकों का आंदोलन जबरदस्त हुआ, श्रमिक आंदोलन हुआ, जब जर्मनी में नहीं हुआ, जबकि कृषि प्रधान देश था। ऐसी परिस्थितियां बनी, वो भविष्यवाणी सही हो। मतलब 1902 में जा चुके थे स्वामी जी, और 2 भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी थी, तीसरी बची हुई है। और तीसरे के लिए ही हम आप यहां लगे हुए हैं, लगे रहेंगे तब तक जब तक अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेंगे। वो तीसरी क्या है? उन्होंने कहा था कि ये भारत मां अपने पुराने वैभव, अपने उत्कृष्टता के पुराने मानदंडों को, अपनी समृद्धि के, उसको भी पिछाड़ के विकास के उच्चता के शिखर पर बैठेंगी और विश्व गुरु भारत हमारा राष्ट्र बनेगा। ये स्वामी विवेकानंद की तीसरी ये भविष्यवाणी है। 2 सत्य हो चुकी है। इस पर विचार करिए, हम कैसे बनेंगे, हम कैसे स्वामी जी के तीसरी भविष्यवाणी को सत्य करेंगे? तभी तो उनके जयंती को मनाने की सार्थकता है। और निश्चित हम उसी कदम पर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। थोड़ी कुछ हमको हकीकत में थोड़ी समस्याएं हमारे समाज में हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, निर्धनता, सांप्रदायिक कट्टरता, आंचलिक सामुदायिक कट्टरता, जिसमें से बहुत से समस्याओं से हम लोग निपट भी चुके हैं। लेकिन एक जो है अभी वो बचा हुआ है, भय उसी से है। हमें कहीं ना कहीं हम जो जातीयता है, भारत की समाज जातीयता के साथ जीने का आदी हो चुका है, और ये कोई नया नहीं है। स्वामी जी ने भी कहा है कि इसकी थोड़ी कमियां हैं, परंतु ये जब जाति व्यवस्था लाया गया था तो ये श्रम व्यवस्था था। बाद में कब ये कन्वर्ट हो गया भेदभाव ऊंच नीच में, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो श्रम व्यवस्था आधारित था, और भारत का समाज शुरू से इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं जीने का आदी हो गया था। निर्धनता भी हम बहुत हद तक दूर कर लिए हैं। उसके लिए स्वामी जी ने हकीकत में प्रयास किया था। अब इस वक्त स्वामी जी केवल धार्मिक आर्थिक विषयों पर चिंतन नहीं करते थे, कार्य योजना में भी शामिल करते थे। आज जमशेदजी टाटा, जिसको आप जानते हैं, उसको धक्का देने वाले, उसको प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद बने। अगर शिक्षा की बात आती है, जैसा कि आपका विषय है, तो मात्र वो शिक्षा के विषय में शब्दों से बयान नहीं किया है। उन्होंने कहा जमशेद जी को कि भारत में अगर शिक्षा, जैसे किसी ने भी कहा ना कि अगर दूध कोई है शेरनी का दूध पिए तो शिक्षा के दूध पिए तो हम बहुत तेज हुंकार भरेंगे। ये बात सत्य है।
स्वामी जी ने कहा कि भारत में ऐसे शोध संस्थान, ऐसे विज्ञान, ऐसे प्रौद्योगिकी, ऐसे तकनीकी, ऐसे टेक्नोलॉजी का ही स्थापना होना चाहिए। और उन्होंने प्रेरित किया जमशेद जी को, और जमशेद जी ने वही काम किया। 1909 में जाके बेंगलोर में मैसूर के राजा कृष्णराज से लगभग 400 हेक्टेयर जमीन लेकर आज वहां विज्ञान संस्थान बना है, जो कि अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक सारे वहां वैज्ञानिक पैदा होते हैं। ये स्वामी जी की प्रेरणा थी, जो आपका आज के शैक्षिक प्रासंगिकता की बात है। आज भी वो 1909 का बना हुआ संस्थान आज प्रासंगिक है और रहेगा। बगल में झारखंड जमशेद नगर, वो स्वामी जी की प्रेरणा से है। उन्होंने उद्योग के ऊपर भी वो किया कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, हमारी निर्धनता कैसे दूर हो। हम तड़प रहे हैं, हम भूखमरी से, हमारे पास रोजगार नहीं है। ये स्वामी जी का देन है। तो स्वामी जी ने शिक्षा के भी क्षेत्र में काम किया, उद्योग के क्षेत्र में भी काम किया, और आज भी प्रासंगिक है। वो जमशेद जी टाटा का वो जो टाटा नगर है, क्या उस लोहे का या वहां क्या नहीं बन रहा है, वहां से क्या आपको नहीं मिल रहा है। तो स्वामी जी ने जो बातें कही, स्वामी जी ने जो बातें कही, वो सारे के सारे प्रासंगिक हैं। आप धर्म के ले लीजिए, अध्यात्म के ले लीजिए, क्षेत्र में कोई भी चीज छूटा नहीं है। हम शिक्षा की थोड़ी बात कर ले, हम छोड़ देते हैं विज्ञान और अर्थशास्त्र की। शिक्षा में भी उन्होंने जो अपने विचार दिए, कहने को तो लगता है कि स्वामी जी ने विचार दिया, नहीं, ये तो सनातन हमारी परंपरा चली आ रही थी। उसको उन्होंने नए कलेवर, नए रूप में उन्होंने रखा। अभी तक हम पढ़ते आए, एजुकेशन के ज्यादातर यहाँ छात्र हैं, कहते हैं 3H या 3R की बात करते हैं। क्या करते हैं? 3H या 3R, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, पढ़ना, लिखना, समझना, गणित लगाना। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये सब केवल वाह हो जाएगी बात। उन्होंने कहा कि शिक्षा में धर्म का भी समावेश होना चाहिए, यानी 4R होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एंड रिलीजन। रिलीजन थोड़ा धर्म बड़े कलवर में आप लीजिए, 4R। और इसके आगे चलकर तमाम बड़े बड़े शिक्षाविद, डॉक्टर भगवान दास, मालवीय जी, राधा कृष्णन, सबने भी इसको स्वीकार किया और कहा कि कहीं ना कहीं हमको अध्यात्म को भी पकड़ना पड़ेगा, धर्म को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो शिक्षा मात्र एक बौद्धिक विलास, थोथा शब्दों का एक जाल रह जाएगा। क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर से वो निकले। बाहर से जो कुछ लिया जाता है वो मात्र सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है। हम जो देखते हैं, जो लेते हैं, जो रिसीव करते हैं, वो सूचनाएं होती हैं। जब तक वो अंदर से ना निकले, जब तक आपकी पूर्णता की अभिव्यक्ति ना हो जाए, वो एजुकेशन नहीं, वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो सूचना हो सकता है। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा आत्म तत्व है जिसकी व्याख्या कर पाना बड़ा दुरूह, कठिन है, पर ये इसमें सब कुछ समाहित है। तो आप इस आत्म तत्व के स्वामी हैं। यहाँ प्रत्येक के अंदर वो आत्म तत्व, आत्म प्रभु विराजमान है। जैसे अभी किसी ने कहा कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी क्या उस आत्मा की ही बात हो रही है। तो उस आत्म तत्व को आपके अंदर है, उस पर विश्वास करें, वही सब कुछ है। अगर उसकी आप सेवन करते हैं या आप उसको याद करते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अब समय ज्यादा हो गया है, आपको घबराहट उत्पन्न हो रही, बेचैनी हो रही है, और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को